Hey, welcome back to your polity classes. Today we'll study fundamental rights. As you know, fundamental rights बहुत important part होते हैं polity के. So if you have covered fundamental rights और अगर आप cover कर लेते हैं fundamental rights को, then you'll cover a major portion of Indian polity. So without wasting any time, let's start. Before studying fundamental rights, we should know what are rights, what are different types of rights. Then fundamental rights का भी हमें पता होना चाहिए कि उनका evolution कैसे हुआ और fundamental rights आगे कितने टाइप के हैं, उनकी डिटेल्स, एंड देन ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद राइट्स. राइट्स होते क्या है? सर्टेन लीगल क्लेम्स दैट इंडिविजुअल्स आर ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल स्टैट्यूट. स्टैट्यूट क्या होता है? लॉ. किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी लीगल लॉ जब अपने सिटीजन्स को कोई लीगल क्लेम प्रोवाइड करता है तो उसे क्या कहते हैं? राइट कहते हैं. राइट्स जो होते हैं मतलब जो अधिकार है वो डेमोक्रेसी का एसेंस है, डेमोक्रेसी का बेसिक्स है. सपोज़ कोई कंट्री क्लेम करती है कि वो डेमोक्रेटिक है तो उसको अपने सिटीजन्स को सर्टेन राइट्स देने पड़ेंगे. एंड इफ़ अ कंट्री डज नॉट कन्फर इट्स सिटीजन सर्टेन राइट्स दैन इट कैन नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इन इट्स ट्रू स्पिरिट्स. देन ऑल्सो राइट्स को हम रीजनेबल क्लेम भी बोल सकते हैं जिन्हें सोसाइटी रिकॉग्नाइज़ करती है. सपोज़ हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और हमें किसी चीज़ की नीड दिखाई देती है. जैसे अब हम बात करें, ट्रिपल तलाक जो था वो बैन हो गया था तो मुस्लिम वीमेन जो थी उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया सोसाइटी में रहते हुए कि हमारा राइट है कि ट्रिपल तलाक से हमें क्या मिले? छुट्टी मिल जाए. तो फिर उन्होंने उसको क्लेम किया एंड लॉ ने उनको सेंक्शन भी करके दे दिया तो वो क्या बन गया? उनका एक राइट बन गया. एंड टाइप्स ऑफ राइट्स, सबसे पहले विल टॉक अबाउट नेचुरल राइट्स. देयर आर सम राइट्स जो आपको बाय बर्थ मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर बोर्न यू गेट राइट टू लाइफ, तो वो हो गए नेचुरल राइट्स. दैन देयर आर सम ह्यूमन राइट्स जो हर एक ह्यूमन को मिलते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा. वैसे तो हर एक कंट्री अपने सिटीजन्स को अलग अलग राइट्स देती है, ऑल दो बेसिक राइट्स सेम होते हैं बट कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है उनमें कंट्री के हिसाब से. बट ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो सब ह्यूमंस को मिले हुए हैं. जितनी भी कंट्रीज़ है उनमें जितने भी लोग रहते हैं उन सबको वो राइट्स मिले हुए हैं. एग्जाम्पल, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ. अब यहाँ पर आप देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स. नेचुरल राइट्स वो हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, राइट टू लाइफ. बट वो लाइफ डिग्निफाइड होगी या नहीं होगी वो हमें राइट बाय बर्थ नहीं मिलता, वो हमें ह्यूमन राइट्स में मिलता है. ओके, द नेक्स्ट इज सिविल राइट्स. सिविल राइट्स क्या होते हैं? वो राइट्स जो एक कंट्री अपने सिटीजन्स को देती है वो सिविल राइट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, राइट टू फ्रीडम. हमारी कंट्री ने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी है ना, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे. या फिर हमारे पास बहुत से ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ हमारी कंट्री में हमें दिए हुए हैं, दूसरी कंट्रीज में नहीं दिए हुए. तो सेट ऑफ राइट्स जो कंट्री अपने सिटीजन्स को देती है उसे क्या बोलते हैं? सिविल राइट्स. दैन लीगल राइट्स. लीगल राइट्स वो सिविल राइट्स हैं जिनको लेजिस्लेचर इनैक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू प्रॉपर्टी. लीगल राइट्स, अब आपके पास क्या होता है कि अब आप कहेंगे कि सिविल राइट्स भी आ गए लीगल राइट्स में, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जब हम किसी चीज़ को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो हम जनरली उनको सेपरेट रखते हैं. जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम एक्टिविटीज़ को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं एंड वो सेपरेट होती है. बट जो राइट्स हैं वो सेपरेट नहीं है. एक ही राइट आपको बहुत सारे कैटेगरीज़ में मिल जाएगा. सो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सिविल और लीगल जो हैं सेम है या अलग अलग हैं. बस आपको टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि लीगल राइट वो होगा जिसको लेजिस्लेचर इनैक्ट करेगा, फिर चाहे वो सिविल राइट हो या किसी और टाइप का राइट हो. तो फॉर एग्जांपल, राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है. देन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं. अब जैसे हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स अलग से लिखे हुए हैं जो हमें मिलने ही चाहिए. एंड कुछ राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखे हुए हैं जो लेजिस्लेचर ने हमें बाद में दिए हैं इनैक्ट करके, तो वो सब क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आ गए. इस तरह से ये जो कैटेगरीज है ना राइट्स की, ये इंटरमिक्सड है, सेपरेट नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स भी आ गए, राइट टू प्रॉपर्टी जो एक लीगल राइट था वो भी आ गया. देन फंडामेंटल राइट्स हमें पता ही है. फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स होते हैं जो हर एक कंट्री के सिटीजन्स को दिए जाते हैं. इनका एक बहुत स्पेशल स्टेटस होता है कंट्री में और हमारी कंट्री में ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है. मतलब अगर किसी का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो ही और शी कैन डायरेक्टली अपील टू सुप्रीम कोर्ट.
अभी हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन से एंश्राइंड इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपके पास बुक्स होती हैं, बुक्स में आपके पास यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स में देन चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में एक्सरसाइजेज होती हैं। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के अंदर अलग अलग जो हैं वो चैप्टर्स डाले हुए हैं कि जैसे पार्ट थर्ड है उसके अंदर फंडामेंटल राइट है, पार्ट फिफ्थ है उसके अंदर यूनियन एग्जेक्टिव है, ऐसे अलग अलग पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस में है? पार्ट थर्ड में। कवर आर्टिकल्स 12 to 35। जैसे अब मैंने आपको बताया कि चैप्टर्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होती है उनके अंदर, तो ऐसे ही जो ये पार्ट थर्ड है, पार्ट फोर्थ हो गया, पार्ट फिफ्थ हो गया, इनके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। 12 to 35 जो आर्टिकल्स हैं उन सब में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है। जैसे आप कभी किसी नोटबुक पर कोई नोट्स बनाते हैं किसी सब्जेक्ट के, तो आप पॉइंट्स लिख देते हैं ना कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी वैसे ही है, जो चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से दी जानी थी वो सब के सब जो है पॉइंट्स बनाकर लिख दी। बस डिफरेंस इतना है, अपने नोट्स में आप पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में वो फिक्स है, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकते। जो आर्टिकल 12 में लिखा है वो 12 में ही होगा, किसी और आर्टिकल में आप नहीं लिख सकते। टेकन फ्रॉम यूएसए, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। देन फंडामेंटल राइट्स आर मैन फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट जो हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए हैं। अब डेमोक्रेसी क्या होता है? रूल ऑफ पीपल, कि जो लोग हैं वो रूल करेंगे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होता है कि पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो रूल करेंगे, मतलब लोगों के हिसाब से ही पॉलिटिक्स चलेगी। तो अब ये फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से कैसे डील करते हैं? सपोज़ आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए होते तो जो पॉलिटिक्स में लोग बैठे हैं वो अपनी पावर का आर्बिट्रेरी यूज़ करते और किसी भी तरीके से आपको सप्रेस करने की कोशिश करते। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स आपको इसलिए दिए गए हैं सो दैट आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड की जा सके। दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो ऐसा कोई लॉ ना बना दे जो वो अपने फ़ायदे के लिए बनाए और हमारे वो नुकसान में चला जाए, तो उसको उससे रोकने के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, एक ऐसी गवर्नमेंट जो लॉज के अकॉर्डिंग चलेगी, किसी एक इंसान के अकॉर्डिंग नहीं या किन्हीं बहुत सारे इंसानों के अकॉर्डिंग नहीं। उसके लिए क्या रखे गए हैं? फंडामेंटल राइट्स। एंड एवोल्यूशन, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास आए कहाँ से हैं? फंडामेंटल राइट्स आर रिजल्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। एज यू नो, हम लोगों ने फ्रीडम के लिए बहुत लंबा स्ट्रगल किया है। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम लोगों ने रियलाइज़ किया कि हाँ, हमारे पास राइट टू डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए, हमारे पास राइट टू मैरी होना चाहिए। तो लोग रियलाइज़ करते गए, सोसाइटी रियलाइज़ करती गई, लोन को सैंक्शन करता गया, तो वो क्या बन गए? हमारे फंडामेंटल राइट्स। इन 1931 कराची सेशन कमिटेड इटसेल्फ टू इश्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज़। 1931 में कराची सेशन जो था उसमें ये बोला गया कि हम इंडिविजुअल राइट्स पर काम करेंगे, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसमें आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने क्या बोला कि एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेरेशंस आर यूजलेस अनलेस देयर एग्जिस्ट द विल एंड द मीन्स टू मेक दैम इफेक्टिव। कि एक तो विल होनी चाहिए लोगों की कि हमें अपने फंडामेंटल राइट्स चाहिए, उसके लिए उन्हें पता भी होना चाहिए कि उनके फंडामेंटल राइट्स है क्या क्या है। उस टाइम पर लोगों को पता ही नहीं था कि ये भी राइट हमें मिलना चाहिए। बस मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो उनको मिल गया वो उन्होंने अब मान लिया कि हाँ ये ही हमारी लाइफ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम वुमेन की बात करते हैं, अभी तो वीमेन एम्पावरमेंट काफ़ी है, बट पहले क्या होता था, आज के टाइम में भी आपको बहुत जगह मिल जाएगा कि अगर आप किसी विमेन को जाकर बोलेंगे कि मतलब आपका ये राइट है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट पुलिस में जाएं या आवाज़ उठाएं, या फिर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आप डिवोर्स लें, तो वुमेन क्या सोचती हैं कि नहीं नहीं ये सब सोशल स्टिग्मा है, और वो कहती हैं कि यही हमारी लाइफ है। तो बहुत सारी औरतें या फिर बहुत सारे बच्चे और किसी की भी बात कर लें, ऐसे होते हैं जिन्हें अपने राइट्स का पता ही नहीं होता। सो विल होती ही नहीं है उनमें कि हमें अपने राइट्स चाहिए। तो बहुत ज़रूरी था उस टाइम पर लोगों को पता होना कि उनके राइट्स क्या हैं और हमें वो राइट्स मिलने चाहिए। ये विल का होना बहुत ज़रूरी था और मींस भी होने चाहिए तो उन्हें इफेक्टिव करने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है कि इक्वलिटी होगी, एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में इक्वालिटी की जाएगी, मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और लड़कों और लड़कियों को एक समान माना जाएगा। बट हम देखते ही हैं अपने आसपास सोसाइटी में कितनी इक्वालिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और ही है। तो
उस टाइम पर तो बिल्कुल ही कोई भी तरीका नहीं था इन्हें इफ़ेक्टिव बनाने का। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश जारी रखी है कि सबको इक्वालिटी मिले, बट उस टाइम पे तरीके नहीं थे तो इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया था। बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिविजुअल लिबर्टी को सेफ गार्ड करने के लिए आइडिया अडॉप्ट कर लिया था। ये क्यों कि ऑल्दो हमारे पास अभी प्रॉपर तरीके नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर होंगे भी नहीं प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, तो उन्होंने उसको लिख दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगता गया कि हाँ ये वाला राइट अभी हम कन्फर कर सकते हैं, हम दे सकते हैं अपने सिटीजन्स को, तो वो ऐड करते गए। देन हम बात करते हैं फीचर्स की। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को, मतलब कि इंडिया के सिटीजन्स को मिले हुए हैं, और कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सबको मिले हुए हैं, सिटीजन्स को, फॉरेनर्स को, कंपनीज़ को। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की कौन से राइट्स किसको मिले हुए हैं हम अभी आगे करेंगे। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं बट क्वालिफाइड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट जो है ना वो बहुत बेसिक राइट्स है, तो बट ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट हैं कि उनमें कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकते, नहीं चेंज कर सकते हैं। दीज आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अगर कोई जस्टिफाइड रीज़न है कि हाँ इस चीज़ को चेंज किया जाना चाहिए, तो टाइम टू टाइम फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस लाए जाएंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है या नहीं, तो ये मत सोच लेना कि हमारे बेसिक राइट्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो, बट फंडामेंटल राइट्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होते हैं, तो उनको चेंज किया जा सकता है। देन ये किसके अगेंस्ट हैं? स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट है और इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही दिए हुए हैं, हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी दिए हुए हैं जो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट है कि सोसाइटी में रहते हुए। अब जब हम रह रहे हैं एक सोसाइटी में, तो सिर्फ स्टेट थोड़ी ना है, कंपनीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थोड़ी ना है, हमारे पड़ोसी भी तो होते हैं ना, तो उनके आर्बिट्रेरी एक्शन से बचाने के लिए भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। सम आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव। अब फंडामेंटल राइट्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव फंडामेंटल वो होते हैं जिनमें कुछ प्रिविलेज हमें दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें दिया गया है ना, तो वो पॉजिटिव हो गए। और कुछ नेगेटिव होते हैं जिसमें कुछ काम करने से रोका जाता है, जैसे कि आर्टिकल 17 है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, तो उसमें कुछ करने से रोका जा रहा है ना, तो वो नेगेटिव फंडामेंटल राइट हो गए। दैन जस्टिशिएबल, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जस्टिसिएबल होते हैं। जस्टिसिएबल मतलब कि हम अगर उनका वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज सुप्रीम कोर्ट। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कौन करता है? पार्लियामेंट। लिखे किसमें हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में, बट डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अगर वो वैलिड होंगे तो हम किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे ना। नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट, ये सैक्रोसैंक्ट या फिर परमानेंट नहीं होते हैं, इनको हम किसी भी टाइम रिपील कर सकते हैं। पीछे भी आया था, वो चेंज के बारे में था, ये रिपील के बारे में। रिपील मतलब हम हटा ही सकते हैं पूरा के पूरा। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 31, आर्टिकल 31D, ये जो आर्टिकल थे पहले फंडामेंटल राइट्स में आते थे, अब इनको वहाँ से हटा दिया गया है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट फ्यू। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे। सम आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल, और कुछ को हमें एनफोर्स करने के लिए लॉ की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो आर्टिकल 15(3), 15(4), 17, 21A जो हैं, इनको एनफोर्स करने के लिए लॉ बनाने पड़े थे। आर्टिकल 17 की बात कर लेते हैं, बाकी तो अभी आपको नहीं पता, डिटेल में अभी पढ़ेंगे हम। 17 मैंने अभी आपको बताया है अनटचेबिलिटी है, तो इसको एनफोर्स करने के लिए लॉ बनाया गया था, प्रॉपर एक एक्ट लेके आए थे। उस एक्ट के बाद से जो अनटचेबिलिटी थी वो प्रोहिबिट हो गई थी। बट कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, जैसे 14 है उसमें इक्वालिटी लिखा हुआ है, 25 हो गया वो रिलीजन के बेस पे, उसके लिए कोई अलग से एक्ट नहीं बना हुआ है, बस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि आर्टिकल 25 में ये है तो वो करना ही है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई अलग से एक्ट नहीं लाया गया।
देन एफआर्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। अभी हम डिटेल कर रहे हैं जो हमने फीचर्स पढ़ी थी उनकी। कुछ एफआर्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को हैं, वो कौन से 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये आप 5 याद कर लीजिए। देन वो एफआर्स विच आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड फॉरनर्स, वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ऊपर वाले लर्न कर लीजिए 15, 16, 19, 29 एंड 30। नेगेटिव एफआर्स वो जो स्टेट पर ऑब्लिगेशन लगाते हैं वो कौन से हैं, 15, 16, 17, 18, 20, 23। इसके अलावा और भी होंगे, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। पॉजिटिव भी हैं आपके पास, आपको ये यहाँ से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन से राइट्स हैं जो हमें दिए हुए हैं, कौन से राइट्स हैं जो जिनकी लैंग्वेज या फिर जो टेक्स्ट है वो नेगेटिव फॉर्म में है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आर्टिकल दैट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटर्नल एमरजेंसी, आर्टिकल 19। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ 3 आर्टिकल को छोड़कर बाकी के सब आर्टिकल नेशनल एमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किए जा सकते हैं। बाकी जो 3 बच गए 19, 20 एंड 21, इनमें से भी जो 19 है उसको भी एक्सटर्नल एमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब एमरजेंसी अगर एक्सटर्नल रीज़न से है, अगर किसी इंटरनल रीज़न से है, कोई आर्म्ड रेबिलियन हुआ है कंट्री के अंदर ही, तो उस टाइम पर आर्टिकल 19 को हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। देन आर्टिकल्स दैट कान बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी, आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20, 21 हैं, चाहे एक्सटर्नल एमरजेंसी आ जाए चाहे इंटरनल एमरजेंसी आ जाए, उनको हम सस्पेंड नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के ओवरव्यू की। एक बार हम ऊपर से पढ़ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं कौन से आर्टिकल में कौन सा लिखा हुआ है, सो दैट आप डिटेल में करेंगे तो आपको करना ईजी हो जाएगा। राइट टू इक्वालिटी लिखे हैं आर्टिकल 14 से 18 के अंदर। अब जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है 6 फंडामेंटल राइट्स। बट आप ये सोच कर वंडर कर रहे होंगे कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में जो फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं तो इतने सारे हो गए, 6 कैसे हुए? तो वो 6 ऐसे हुए, 14 से 18 में एक ही चीज़ लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है, राइट टू इक्वलिटी। तो ये एक सिंगल फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, जो 14 से लेके 18 आर्टिकल्स, मतलब कि 5 अलग अलग आर्टिकल्स में कवर किया गया है। आर्टिकल 14 आपको क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इनकी जो डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप एक बार ऊपर से देख लीजिए। आर्टिकल 15 क्या कहता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 16 आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से डील करता है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल से डील करता है कि पहले जो लोग थे ना उनको टाइटल दिए जाते थे, कोई अपने आप को वाइसरॉय बोलता था, कोई किंग बोलता था, कोई कुछ टाइटल देते थे, वो सब टाइटल जो हैं वो एबोलिश हो गए हैं एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। देन सेकंड हमारे पास राइट है, राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 के अंडर है। आर्टिकल 19 में हमारे पास क्या आता है, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ मिलता है हमें एंड पर्सनल लिबर्टी मिलती है। 21A जो बाद में ऐड किया गया था वो एजुकेशन से डील करता है। देन 22 कुछ केसेस में जो कि अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड हैं उसमें हमें कुछ मामलों में प्रोटेक्शन मिल सकती है। देन आर्टिकल 23, 24 थर्ड आर्टिकल है ये, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 किससे डील करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर से डील करता है। देन फोर्थ आर्टिकल इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन के फ्रीडम के लिए 25 से 28 आर्टिकल हैं। 25 में हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं जब भी हमारा मन करे। 26 में हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं। 27 में रिलीजन के प्रमोशन के लिए जो पेमेंट होगी वो टैक्स से फ्री होगी। देन आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि आपको ये वाली प्रेयर गानी है, इस रिलीजन की प्रेयर गानी है या उस रिलीजन के हिसाब से चलना है, वो नहीं दे सकते। देन फिफ्थ इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आर्टिकल 29 और 30 जो है माइनॉरिटी से डील करता है और ये अभी हमने पढ़ा था कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। तो 29 में क्या है कि माइनॉरिटी अपने लैंग्वेज को, कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और 30 में क्या है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, जैसे मुस्लिम्स अपने मदरसे सेटअप करके रखते हैं ना, तो वो आर्टिकल 30 के अंडर उनका फंडामेंटल राइट है। देन आर्टिकल 31 रिपील हो गया था। आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसका मतलब जब भी हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर होती है, रिट जो होती है वो उसको
एक्सरसाइज कर सकते हैं। रिट्स 5 टाइप की होती है, ये भी क्या है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में हम आगे पढ़ लेंगे। जो 33, 34, 35 हैं वो एक्चुअल क्या है कि कोई फंडामेंटल राइट हमें नहीं दिया हुआ है, बट फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है, क्यों लगा सकते हैं, किस टाइम लगा सकते हैं, वो बेसिकली पार्लियामेंट की जो पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम आते हैं डिटेल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे। अब हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सबसे पहले तो आर्टिकल 12 में बताई गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाया था कि जो स्टेट होता है उसका मतलब राज्य नहीं होता है। स्टेट का मतलब जो होता है वो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है प्रॉपर। स्टेट में एक तो गवर्नमेंट आएगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आएगी, सब स्टेट के लेजिस्लेचर्स आएंगे, सब लोकल अथॉरिटीज़ आएंगी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ऐसी टेरिटरी जो इंडिया के अंदर नहीं भी है बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, तो वो सब किसके अंडर आएंगी, स्टेट के अंदर। स्टेट उनके लिए बोला जाता है। अदर अथॉरिटीज़ आएंगी जो क्या होंगी, हमारे पास स्टैट्यूटरी होंगी या नॉन स्टैट्यूटरी होंगी, जैसे LIC, ONGC, SAIL, ये सब। LIC इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एंड सेल ई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये सब भी जो क्या है हमारे पास इसमें आती हैं स्टेट की डेफिनेशन में, क्योंकि इनकी जो फंडिंग है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, स्टेट की डेफिनेशन में आप सीधा सीधा याद कर लीजिए, हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और हर एक वो इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट चला रही है, उसकी फंडिंग गवर्नमेंट से आती है, वो सब क्या है हमारे पास स्टेट हैं, चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हों। और जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि वो सब बॉडी जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस नहीं की हैं वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट फाइनेंस कर ही नहीं रही है तो उनकी कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं बनती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए फंडामेंटल राइट्स को ऐसे फॉलो करें जैसे कि स्टेट को फॉलो करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, ऑटोनमस बॉडी जो खुद से चलती हैं, कोऑपरेटिव्स बने होते हैं, NCERT जो है आपका। देन जुडिशरी जो है वो सब स्टेट में नहीं आता, यहाँ याद रखना जुडिशरी जो है वो स्टेट में नहीं आता है। देन डज स्टेट इंक्लूड प्राइवेट बॉडीज़ ऑल्सो, क्या प्राइवेट बॉडीज़ भी आती हैं स्टेट में? अब इसका क्या है, ये टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाता है। अभी इसके ऊपर प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया गया कि कौन सी प्राइवेट बॉडी को स्टेट में इंक्लूड करें, कौन सी प्राइवेट बॉडी को स्टेट में इंक्लूड ना करें। तो मान लो कोई प्राइवेट बॉडी है, उसने कोई ऐसा काम किया है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, और कोई पर्सन जो है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट लेके सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो प्राइवेट बॉडी जो है स्टेट के अंडर आती है या नहीं है। तो टाइम टू टाइम जो है हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे केसेस ऐसे होते रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कुछ प्राइवेट बॉडीज़ को स्टेट के अंडर माना है, कुछ को उनके अंडर नहीं माना है, बट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास अभी नहीं है। आर्टिकल 13 की बात करते हैं, लॉज इनकन्सिस्टेंट विद FRs। आर्टिकल 13 में वो लॉज आते हैं जो हमारे FRs मतलब फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकन्सिस्टेंट हैं। मतलब कुछ ऐसे लॉज अगर बना दिए जाएँ जो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं करते हैं या जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो वो सब वर्ड हो जाएंगे, मतलब कि उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। मतलब कि हर एक वो लॉ जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकॉन्सिस्टेंट होगा या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा उसको ख़त्म कर देंगे। ऑलराइट, सो ये डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिए। यहाँ से आपको पूरा के पूरा टेक्स्ट नहीं लर्न करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल्स के बारे में, बट आपको शॉर्ट में लर्न करना है। अगर आपके पास बुक है लक्ष्मीकांत या कोई और बुक है तो आपको एंड में सब आर्टिकल्स दिए होते हैं, या तो आप वहाँ से लर्न कर लीजिए या फिर यहाँ पर ब्रैकेट्स में आपकी स्क्रीन पर आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, वहाँ से लर्न कर लेना। देन दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? रिव्यू क्या होता है, जैसे कोई चीज़ बनाई गई है और हम उसमें गो थ्रू कर रहे हैं। सपोज़ आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, देन आपके एम्प्लॉय ने आपको कोई रिपोर्ट ला कर दी है किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड और आप उसको रिव्यू करते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप गो थ्रू कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं है। तो जब जुडिशरी ऐसे किसी लॉ को गो थ्रू कर रही है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो वो क्या हो गया, रिव्यू हो गया। तो उसको क्या बोल देंगे, जुडिशियल रिव्यू बोल देंगे। सो आर्टिकल 13 हमें क्या प्रोवाइड करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो दी गई है वो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अंडर दी गई है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सेटअप कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है आर्टिकल 13 के अंडर जो लॉ इनकॉन्सिस्टेंट होंगे हम उनको रिव्यू करेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको रिव्यू कर सकते हैं। ये भी किस में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। हर एक वो चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वही होगी, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं लिखी हुई है और पार्लियामेंट वो करना चाहती है तो उन्हें उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना
होगा। सो सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू कैसे कर सकती है केसेस को? अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। देन बात करते हैं इसमें कौन कौन से लॉ आते हैं। अब इसके अंडर लॉ की डेफिनेशंस रखने की ज़रूरत क्या पड़ी हमें? सपोज़ आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, अब आप जो हैं वो टॉपर हैं क्लास के और किसी और बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दिया गया है। अब आप सोचे यार इंटेलिजेंट तो मैं था और मॉनिटर किसी और को बना दिया गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और बोलें सर मुझे क्लास का मॉनिटर नहीं बनाया गया और टीचर ने ये जो रूल बनाया है कि क्लास का मॉनिटर जो है मैं नहीं होऊंगा कोई और होगा, वो जो रूल है वो आर्टिकल 14 यानी कि इक्वलिटी के अगेंस्ट जाता है। और आपने आर्टिकल 13 में बोला था कोई भी ऐसा लॉ हो जो FR के मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाए, उसके साथ इनकन्सिस्टेंट हो, तो आ जाना सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस? आपको वो बोलेंगे हाँ जी बेटा आओ आओ, हम आपके टीचर को बोलते हैं कि मॉनिटर इसको बनाया जाना चाहिए। नहीं, ऐसे तो कोई भी इंसान कोई भी रूल कोई भी लॉ उठा कर आ जाएगा कि सर ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, इसको आर्टिकल 13 के अंडर नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसमें डेफिनेशंस रखी गई। आर्टिकल 13 में ही डेफिनेशन रख दी गई हैं कि कौन से लॉज हैं जिनको आर्टिकल 13 का यूज़ करके आप कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं। एक तो उसमें आएंगे परमानेंट लॉ जो आपके पार्लियामेंट ने बनाए हैं, या फिर टेम्परेरी लॉज। टेम्परेरी लॉज वो होते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे जाते, या फिर थोड़े टाइम के लिए कोई ऐसा ऑर्डर जो निकाला जाता है। ऑर्डिनेंसेस जो है ऑर्डर होता है जो कि प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर जो हैं वो देते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है। टेक्निकल टर्म्स अगर कोई ऐसी आती हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ तो आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि आपको जानना है तो आप गूगल कर लें। अदरवाइज़ जो टर्म्स मैं आपके लेक्चर्स में एक्सप्लेन नहीं करती हूँ इसका मतलब वो टर्म्स आपके आने वाले चैप्टर में आ जाएंगी और यहाँ एक्सप्लेन करनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये बेसिकली क्या है, ऐसा कोई टेम्प्रेरी लॉ या फिर कोई ऑर्डर जिनको प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर देते हैं वो भी इसके अंडर आते हैं। कोई स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, स्टैट्यूटरी क्या होता है? लॉ से रिलेटेड। तो मतलब कि कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई ऑर्डर दिया है सेंटर की तरफ से, कोई ऑर्डर आया है, स्कूल्स के लिए ऑर्डर आते हैं ना बहुत बार। अब जैसे लॉकडाउन में भी ऑर्डर आ रहे थे बहुत सारे बाय लॉ। बाय लॉ क्या होता है? जब कोई लोकल अथॉरिटी कोई लॉ बनाती है, जैसे कि पंचायत हो गई, उसको बाय लॉ बोल देते हैं। कोई और रूल या रेगुलेशन बनाया गया है और कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई और नोटिफिकेशन आया है, जैसे बहुत सारी जगह पे जो है लॉकडाउन लगाया जा रहा है, मतलब थोड़े थोड़े दिन का, 1 या 2 दिन का। अभी अगर हम आज ही की बात करें, हरियाणा में सैटरडे और संडे का लॉकडाउन जो है वो अनाउंस किया गया है। सो ऐसे कोई रूल रेगुलेशन या फिर नोटिफिकेशन आते हैं जो कि लीगल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो भी इसके अंडर कवर होंगे। एंड नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ आपके कौन से होते हैं कि सपोज़ कोई एक लॉ बनाया गया, ठीक है, उस लॉ को आपने कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि सर ये जो लॉ है आर्टिकल 13 में लिखी हुई डेफिनेशन के अंडर भी आता है और फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकॉन्सिस्टेंट भी है, तो इसको आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, उन्होंने उसको रिव्यू किया और हाँ पाया गया कि वो जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है और उसको उन्होंने वॉइड कर दिया। बट उसके बाद जो है आप उस लॉ से रिलेटेड कि वो लॉ बनाया किस लिए गया, क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया था, कोई रूल था पहले से या फिर कोई रेगुलेशन था पहले से जिसको देखकर वो लॉ बनाया गया है, आप उसे भी चैलेंज कर सकते हैं। मतलब लॉ के पीछे कोई रूल रेगुलेशन या फिर कोई और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स है जिसकी वजह से वो लॉ लाया गया था, आप उसे भी चैलेंज कर सकते हैं। देन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसको आप आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज किस लिए नहीं कर सकते? क्योंकि आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में हमने क्या किया था, एनी लॉ दैट इज़ इनकॉन्सिस्टेंट विद FR, लॉ बनाना है हमें, अमेंडमेंट नहीं। अमेंडमेंट और लॉ में डिफरेंस होता है। लॉ तो क्या होता है कि आपने कुछ ऐड किया है, कोई नया आप जो है वो रूल लेकर आए हैं। बट अमेंडमेंट क्या होता है कि आपने एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंज किया है, तो उसको आप आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज नहीं कर सकते। तो बहुत सारे एग्जांपल आते रहते हैं इसके टाइम टू टाइम, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था ना आपका जो लाया गया था वो चैलेंज हो गया था कोर्ट के अंडर आर्टिकल 13 के अंडर, और आर्टिकल 368 के अंडर
हमारे आर्टिकल 368 में जो है ना बेसिकली अमेंडमेंट्स का प्रोसीजर लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल को अमेंड करना चाहती है तो वो इस प्रोसीजर को फॉलो करके अमेंड कर सकती है। तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया कि सर आर्टिकल 368 में जो आपने अमेंडमेंट्स के प्रोसीजर लिखे हुए हैं उनका यूज़ करके पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किए हैं उनमें से कुछ अमेंडमेंट जो हैं वो हमारे किसके अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, आप उनको वॉइड कीजिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कर तो देते पर वो अमेंडमेंट हैं, वो लॉज हैं ही नहीं हैं। सो वहाँ पे क्या हो गया, वो क्वालिफाई ही नहीं थे आर्टिकल 13 के अंडर अपीयर होने के लिए। सो अगर किसी पर्सन को या किसी और को ऐसा कोई लॉ है या फिर ऐसा कोई रूल है जो चैलेंज करना है आर्टिकल 13 के अंडर, तो पहले उसे ये देखना पड़ेगा कि जो कंडीशंस इसमें मेंशन की हुई हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ, आपको क्या करना है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि आर्टिकल 368 के अंडर जो अमेंडमेंट्स किए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा वो चैलेंज हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 13 के अंडर कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो ये कौन से केस में हुआ था वो आपको सर्च करना है। वैसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, बट जब आप खुद से सर्च करते हैं तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आपको आदत भी पड़ जाती है और आपको गूगल पे बहुत अच्छी साइट्स भी मिल जाएंगी, आपको पता रहेगा कि कौन सी साइट्स पे आपको क्या सर्च करना है। सो आप एक इस केस को सर्च करना, आर्टिकल 13 लिख लेना, बस आर्टिकल 13 हिस्ट्री लिख लेना, आर्टिकल 13 केस स्टडी लिख लेना, तो वहाँ पे आपका केस आ जाएगा, वो आपको स्टडी करना है। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दूँगी, अच्छे से समझ में आए नहीं भी तो भी कोई बात नहीं। वेल हम बाकी के जो है आर्टिकल्स वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।